Good morning, students. Today we are going to have a lecture on material management and store management in EDM, Entrepreneurship Development and Management. So this is a part of other types of management जो हम entrepreneur को करनी पड़ती हैं. This is also a very vital important type of management, material management and stores management. Material management is the process of planning, purchasing, receiving, storing and providing the appropriate material. कोई मटेरियल लेके आना, उसको प्लान करना, उसको रिसीव करना, स्टोर करना विद, अब ये पॉइंट देखिए, विद राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी, एट राइट प्लेस, इन द राइट टाइम. राइट क्वालिटी, बढ़िया क्वालिटी का हो, बढ़िया क्वांटिटी हो, फिक्स क्वांटिटी, ना ज़्यादा हो ना कम हो, राइट प्लेस एंड इन द राइट टाइम, एक ऐसी जगह पे जहाँ उसकी ज़रूरत है. Now, what are the objectives? The objectives is, first one is to maintain steady flow of material for uninterrupted production. Production रुकनी नहीं चाहिए, ऐसा flow आना चाहिए कि जिस वक्त मटेरियल की ज़रूरत हो वैसे ही वो पहुंचता हुआ चला जाए. टू एंश्योर कंसिस्टेंसी ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल. ऐसा नहीं है कि आज तो ढेर सारा मटेरियल आ गया और कल बिल्कुल भूखे घूम रहे हों, हमें मटेरियल नहीं मिला, या फिर ऐसी क्वालिटी आज तो बड़ी अच्छी आ रही है कल कम हो जाए. Third is to achieve economy in cost of material by using different techniques like JIT, Kaizen, ABC analysis, EOQ analysis, like that. तो हम कोशिश करते हैं कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल मिनिमम रहे, इकोनॉमी उसमें अचीव हो. ये कुछ टेक्निक्स हैं जो हम एक दो स्टडी करेंगे. टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ परचेजेस, स्टोर्स एंड सप्लाई मटेरियल, कि हमें कितना फ़ायदा हुआ, कितना घाटा हुआ, क्योंकि जब फाइनल बजट या फाइनल कॉस्टिंग करेंगे तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी. टू प्रिजर्व मटेरियल इन स्टॉक इन ऑर्डर, अवॉइड पिलफ्रेज, डिटोरिएशन एंड थेफ्ट. ऐसी जगह पे स्टॉक लगना जहाँ पे वो ख़राब ना हो जाए, या गिर ना जाए, या बह ना जाए, या चोरी ना हो जाए. एंड फाइनली टू रिड्यूस ऑपरेटिंग कॉस्ट बाय एलिमिनेटिंग वेस्टेज, वेस्टेज ना हो. नाउ एक वर्ड आया है इन्वेंट्री. दिस इज इन्वेंट्री मीन्स द वैल्यू और अमाउंट ऑफ मटेरियल और रिसोर्सेज ऑन हैंड, तुम्हारे हाथ में जो भी इस कंपनी के अंदर जो भी मटेरियल्स हैं उनके अमाउंट को इन्वेंट्री कहते हैं. It includes raw material, work in process, finished good and stores and spares. अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं इन्वेंट्री में? फर्स्ट इज रॉ मटेरियल, जो कि रॉ मटेरियल हमारे पास आता है. इनके लिए हम अलग अलग स्टोर भी बना सकते हैं. तो रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड कंपोनेंट या स्टैंडर्ड सब असेंबली, जो कि हम सप्लायर से लेके आते हैं. सेकेंड इज वर्क इन प्रोसेस. हमारा रॉ मटेरियल हमने लेके आए स्टोर से और उसके ऊपर मशीनिंग करनी शुरू कर दी. अब मशीनिंग में भी हो सकता है 100 कारों का मटेरियल घूम रहा हो, तो उसको भी हम स्टॉक मानते हैं, उसको भी इन्वेंट्री मानते हैं, बिकॉज वो भी एक हेल्ड अप कैपिटल होता है. सेमी फिनिश्ड गुड प्रोडक्ट्स आर आल्सो नोन एज इन्वेंट्री. थर्ड इज फिनिश्ड गुड्स, बाहर पड़े हुए हैं, 100 कारें बना के हमने बाहर रख दी, दे आर आल्सो इन्वेंट्री. इनडायरेक्ट मटेरियल, जो टूल्स, स्पेयर पार्ट्स या लुब्रिकेंट और स्टेशनरी यूज कर रहे हैं, दे आर आल्सो इन्वेंट्री. नाउ इन्वेंट्री मैनेजमेंट. Inventory management is the process of ensuring that a company always has the product it needs and that it keeps cost as low as possible. Minimum स्टॉक में रहे, स्टोर में रहे, मिनिमम वर्क इन प्रोसेस रहे, मिनिमम बाहर वाले स्टॉक में आउट गोइंग मटीरियल भी मिनिमम रहे, चलता हुआ चला जाए, दैट इज इन्वेंट्री मटेरियल. नाउ व्हाट आर द इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट के तीन तरह के ऑब्जेक्टिव हैं. ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव, सर्विस टू कस्टमर, कस्टमर को प्रॉम्प्ट सप्लाई मिले, चलती चलती मिल जाए, कंटिन्यूटी ऑफ प्रोडक्टिव ऑपरेशन, लगातार चलते रहे, एक्सेस इन्वेंट्री नहीं होनी चाहिए. फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव में ये है कि मिनिमम इकोनॉमी आनी चाहिए, इफेक्टिव यूज ऑफ कैपिटल. एंड थर्ड इज प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, खराब ना हो, वेस्टेज ना हो, डैमेज ना हो, चोरी ना हो, डिटीरियोरेशन ना हो, या ऑब्सोलेंस में ना चला जाए. आपने कार बना दी, पता चला वो अब कार की डिमांड ही खत्म होगी, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए. देन नेक्स्ट इज इन्वेंट्री कंट्रोल. Inventory control is the technique of maintaining the size of inventory at some desired level, keeping in view the best economic interest of an organization. इन्वेंट्री मैनेजमेंट ये था कि उसको मैनेज करना. अब कंट्रोल करना, कंट्रोल मीन्स कि उसको एक लेवल मेंटेन करना कि ना तो वो ज़्यादा स्टॉक में आए, ना वो कम में रहे.
कम में रहेगी तो उसका भी नुकसान होगा, ज़्यादा होगी तो भी नुकसान। कम रहेगी तो हमें प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है, बाहर डिमांड है, वहाँ तक हम पहुँच नहीं पा रहे। ज़्यादा होएगा तो हमारे पास उसका कैपिटल का ब्याज चल रहा है या और चीज़ें भी चल रही होंगी। इट इज़ मेजर्ड एंड रेगुलेटेड अकॉर्डिंग टू प्री डिटर्मिन नॉर्म्स सच एज इकोनॉमिक लॉट साइज फॉर ऑर्डर और प्रोडक्शन, सेफ्टी स्टॉक कितना रहना चाहिए, मिनिमम लेवल कितना चाहिए या ऑर्डर लेवल कितना होना चाहिए। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? जो इन्वेंट्री कंट्रोल किया है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्लक्चुएशन इन आउटपुट है, बाहर आउटपुट की डिमांड रह गई है, कम हो गई है या ज़्यादा हो गई है तो उसके हिसाब से वो इन्वेंट्री हमारी होनी चाहिए। बेस्ट यूज़ ऑफ मैन मशीन मटेरियल, प्रोडक्शन प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्लक्चुएशन इन सप्लाई, अंदर बाहर से सप्लाई में फ्लक्चुएशन हो रही है तो उसको भी, कंट्रोल ऑफ स्टॉक वॉल्यूम एंड कंट्रोल ऑफ स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स क्या हैं? बहुत सारी हैं, इनमें से 8 यहाँ पे बताई गई हैं। तो 8 में से हमारे 2 हैं सिलेबस में, एबीसी क्लासिफिकेशन, ईओक्यू क्लासिफिकेशन, वेड वाइटल एसेंशियल डिजायरेबल, एफएसएन फास्ट स्लो एंड नॉर्मल, एचएमएल हाई मीडियम लो, एक्सवाईजेड एसडीई एंड एसओएस क्लासिफिकेशन। तो इनमें से हमने एबीसी ईओक्यू ये हमारे सिलेबस में है। एबीसी मीन्स ऑलवेज बेटर कंट्रोल, बढ़िया तरीके से कंट्रोल करो। दिस टेक्निक डिवाइड्स इन्वेंट्री इनटू 3 कैटेगरीज, ए बी सी, 3 कैटेगरी में डिवाइड करता है अकॉर्डिंग टू एनुअल कंजम्पशन वैल्यू, वैल्यू के हिसाब से कि उसकी एनुअल कंजम्पशन की वैल्यू कितनी होती है। इट इज ऑल्सो नोन एज सेलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड, सिम। इट इज a mean of categorizing inventory item according to their potential amount to be controlled, कि उसके ऊपर खर्चा कितना होने वाला है उसके हिसाब से उनको कैटेगराइज करते हैं। इट हैज़ यूनिवर्सल एप्लीकेशन फॉर फील्ड्स रिक्वायरिंग सेलेक्टिव कंट्रोल। अब इसमें क्या करते हैं? मेक द लिस्ट ऑफ ऑल आइटम ऑफ इन्वेंट्री, एक लिस्ट बना लेते हैं। डिटरमिन द एनुअल वॉल्यूम ऑफ यूजेज एंड मनी वैल्यू ऑफ ईच आइटम। अब उसकी यूजेज देखते हैं कि 5 आइटम लगते हैं और एक आइटम की वैल्यू 200 रुपये है, तो 5 गुणा 2। तीसरे नंबर पे हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई ईच आइटम्स एनुअल वॉल्यूम बाई इट्स रुपये वैल्यू। तो 5 इंटू 200 दैट मीन्स उसकी एनुअल वैल्यू 1000 है, उसकी खर्चा कंपनी के ऊपर 1000 रुपये होता है। कंप्यूट ईच आइटम्स परसेंटेज ऑफ टोटल इन्वेंट्री इन टर्म ऑफ एनुअल यूजेज इन रुपीज, सॉर्ट देम एज पर वैल्यू। अब इसमें क्या करते हैं? जब 1000 रुपया हो गया और भी आइटमों का लेंगे, सपोज 1 लाख रुपए टोटल आइटम में इन्वेंट्री आ गई, तो 1000 डिवाइडेड बाई 1 लाख उसकी एक परसेंटेज बनाएंगे और उनको सॉर्टिंग कर लेते हैं। Then select the top 10% of the items which has highest rupee value percentage and classify them as A items. A आइटम जो ऊपर की 10% जो सबसे ज़्यादा खर्चे वाली हैं उनको A आइटम, अगली 20 जो हैं वो B आइटम, और नेक्स्ट जो 70 हैं जिनकी वैल्यू बहुत कम है दे आर नोन एज C आइटम्स। तो इस तरह से इसको हम क्लासीफाई करके एक ग्राफ बनाते हैं। तो ए क्लास में देखिए 80% आएंगी, 80% उसकी परसेंटेज वैल्यू है, दैट मीन्स 1 लाख में से 80,000 वो यूज कर रहे हैं, लेकिन उसकी अगर देखा जाए वॉल्यूम तो सिर्फ 15 है। जैसे कि एक कार में देखा जाए तो एक इंजन है, उसकी वैल्यू सिर्फ अगर 3 लाख की कार है तो 1 लाख उसका इंजन का ही कॉस्ट हो सकती है। तो एक है लेकिन क्वांटिटी सिर्फ एक है और उसकी कॉस्ट 80% कवर कर रही है। बी जो है वो 20 to 35 होती है, जैसे बॉडी पार्ट्स हैं या कुछ और हैं, तो बी कॉस्ट तो उसकी 15% होती है लेकिन उसके क्वांटिटी जो है 25 से 30% होती है। और सी कैटेगरी जो होते हैं जैसे नट बोल्ट हैं, वो इतने ज़्यादा होते हैं, 1000 नट बोल्ट यूज़ करेंगे लेकिन उनकी कॉस्ट कितनी होगी? सिर्फ 5000 के करीब होगी। तो कॉस्ट उसकी सिर्फ 5% है लेकिन उसकी क्वांटिटी 50 to 60% होती है। इसके एडवांटेज क्या हैं कि कॉस्टली मीडियम इनको कैटेगराइज करके आइडेंटिफाई कर दिया। मैनेजर को फोकस करना है कि सिलेक्टिव कंट्रोल करने हैं एंड दे फोकस अटेंशन ओनली ऑन इम्पॉर्टेंट आइटम, सिर्फ इम्पॉर्टेंट आइटम की इंजन के ऊपर है। नट बोल्ट तो थोड़ा सा वेरिएशन हो भी जाएंगे तो भी उसको खरीद लिया जाएगा। प्रोवाइड्स ए टूल टू डिसाइड फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेजिंग, फ्रीक्वेंसी कब कब परचेज करना है। प्रोवाइड ए टूल टू डिसाइड वॉल्यूम ऑफ परचेजिंग, कितने परचेज करने हैं, एंड रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट। नाउ देयर आर डिसएडवांटेज ऑल्सो। डिसएडवांटेज क्या है? कॉस्टली आइटम्स गेट्स मोर इम्पोर्टेंस
और लोएस्ट कॉस्ट आइटम उनकी इंपॉर्टेंस नहीं, जो कम वाली हैं जैसे नट बोल्ट वाले हैं उनकी इंपॉर्टेंस नहीं आती है। तो दीज आइटम मे बी कॉस्टली बट इट मे बी क्रिटिकल फॉर प्रोडक्शन। कई बार ऐसा होता है कि नट बोल्ट नहीं मिले तो प्रोडक्शन भी रुक गई है, तो ऐसी आइटमों को भी ध्यान देना कि वो वाइटल भी होनी चाहिए, वाइटल ना हो। सीजनल वेरिएशन का भी इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं है कि हो सकता है कुछ ऐसी आइटम्स हैं जो एक सीजन में बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं और एक सीजन में नहीं मिलती हैं। पीरियोडिक रिव्यू बिकम्स डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ आइटम कॉस्ट वेरिएशन। आइटम की कॉस्ट वेरिएशन हो रही है, नट बोल्ट की बहुत ज़्यादा हो रही है, तो पीरियोडिक रिव्यू करना मुश्किल हो जाता है। देन सेकेंड इज EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। Economic order quantity is defined as the best quantity of orders that minimizes total cost, which requires to order and to hold inventory. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जो कि मिनिमाइज करता है टोटल कॉस्ट जो कि ऑर्डर करने और इन्वेंट्री को रखने में रिक्वायर्ड होता है। तो टोटल कॉस्ट इज दो पार्ट्स में किया गया है, वन इज ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड अदर इज होल्डिंग ऑफ इन्वेंट्री, कि हमारी इन्वेंट्री कितनी रखी जा रही है। अब होता क्या है कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन में वी आस्क मेनी टाइम्स हाउ मच इन्वेंट्री शुड वी ऑर्डर ईच मंथ, हर महीने हमें कितनी इन्वेंट्री ऑर्डर करनी, नट बोल्ट कितने चाहिए। नाउ दिस EOQ मॉडल uses the amount of inventory that we should order each month, minimize करता है कि इकोनॉमिक होना चाहिए। अब ये कैसे काम करता है? हमारे पास दो चीजें हैं, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट है और ऑर्डर क्वांटिटी। हमारे पास हमने मान लो 1000 पीस लिए और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वो उसकी कंजम्पशन होती चली जाती है। तो अगर 100 पीस है तो उसकी कैरिंग कॉस्ट हमारी 100 पीस की कैरिंग कॉस्ट 1000 रुपये होगी, और अगर 1000 की होगी तो 10,000 होगी, और 1 लाख की होगी तो 10 लाख होगी, अगर 10 रुपये पर पीस है। तो दैट मीन्स इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट वेरिएबल है एज पर ऑर्डर क्वांटिटी। अगर 1000 पीस का करेंगे तो 10,000 लगेंगे, अगर 1 लाख का करेंगे तो 10 लाख लगेंगे। देन देयर इज ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट, दूसरी कॉस्ट है ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट। ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट के भी दो पार्ट्स होते हैं कि हम एक ऑर्डर करते हुए हो सकता है टेंडरिंग करें, बहुत सारे अखबारों में एडवर्टाइज करें, तो अगर आज मैं 10 पीस के लिए करता हूं तो भी उतना ही लगेगा, 1 लाख पीस के लिए भी करता हूं तो भी इतना। तो जितना बड़े क्वांटिटी होगी उसकी कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट उतनी होगी। तो मान लो 1000 रुपये मुझे हर बार लगती है, तो एक पीस के ऊपर भी हर 1 लाख, अगर ऑर्डर क्वांटिटी 1 है तो भी 1000 लगेगा, और 1000 अगर होंगे तो पर यूनिट 1 रुपया बन जाएगा। तो इस तरह से इसका कर्व कुछ इस तरह से बनता है। तो इन दोनों को अगर कंबाइन करें, दिस वन एंड दिस वन, तो हमारा ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। ये नीचे से आया और ये जो है ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट इस तरह से आया। तो एक बीच में ऐसा हम कर्व इन दोनों को मिला के बनाएंगे विच इज टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का जहां पे ये कर्व डेविएट होता है दिस इज नोन एज EOQ। अब इसमें होल्डिंग कॉस्ट जो है वो कहते हैं कि कीपिंग इन्वेंट्री ऑन हैंड, इंटरेस्ट, इंश्योरेंस, जितनी इन्वेंट्री हम ज़्यादा रखेंगे उसकी होल्डिंग कॉस्ट उतनी बढ़ती जाएगी। इंश्योरेंस, टैक्स, थेफ्ट, ऑब्सिलेंस, स्टोरेज कॉस्ट, ये सारी बढ़ती जाएंगी, तो वो हमें ध्यान रखना है। तो उसकी वेरिएशन इस तरह से होगी। और ऑर्डरिंग कॉस्ट हमने देखा वो उल्टी साइड का कर्व होगा। तो देखा जाए तो यहाँ पे ये इस तरह का कर्व जाएगा होल्डिंग का, ऑर्डरिंग कॉस्ट नीचे की तरफ जाएगा, और बीच में क्या होगा इकोनॉमिक, जहाँ कम से कम पैसा लगे। दोनों साइड का देखा जाए, यहाँ पे भी कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, यहाँ पे भी कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। ये टोटल कॉस्ट का रेड वाला कर्व है। और इसका एक लिमिट आएगी जहाँ पे हमें रीऑर्डर कर देना है। अगर क्वांटिटी हमारी इससे कम रह जाती है स्टॉक में तो यहाँ पे हम रीऑर्डर कर देंगे। इसका फार्मूला है EOQ इज इक्वल टू √2DS ओवर IC। D इज एनुअल डिमांड यूनिट्स, S इज कॉस्ट पर ऑर्डर, C कॉस्ट पर यूनिट एंड I इज होल्डिंग कॉस्ट। अब इसके एडवांटेज क्या है? अननेसेसरी स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल अवॉइड किया जाता है। इट अवॉइड्स रनिंग आउट ऑफ स्टॉक। हमारे पास एक रीऑर्डर लेवल आ गया कि उससे कम हो जाए तो हम ऑर्डर कर दें। इट एंश्योर्स प्री डिसाइडेड डिलीवरी डेट्स। इट अवॉइड्स इफेक्ट लाइक प्रो फ्लक्चुएशन एंड शॉर्टेज ऑफ मटेरियल इन द मार्केट। तो हमारे पास एक लेवल तो है ही है,
अगर फ्लक्चुएशन हो रही है मार्केट में तो भी हमारे पास एक कुछ ना कुछ क्वांटिटी पड़ी हुई है। मटेरियल शॉर्टेज एंड एक्सेस मटेरियल सिचुएशन कैन बी अवॉइडेड। अब इसके देखिए ये हमें ऑब्सिलेंस, स्टोरेज, इन चीज़ों को ध्यान रखना होल्डिंग कॉस्ट में आते हैं। तो जो हमारी ऑर्डरिंग के कॉस्ट हैं जो हम कह रहे थे, वो हमारे 4-5 चीज़ें उसमें होती हैं। ऑर्डरिंग का रिक्विजिशन, ए पोर्शन ऑफ फ्रीट इफ अमाउंट वेरी अकॉर्डिंग टू द साइज की। 1,00,000 पीस लेके आने हैं तो उसका फ्रीट कितना लगेगा, उसके कैरिंग कॉस्ट कितनी लगेगी, या फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन कितना लगेगा, रिसीविंग, इंस्पेक्टिंग, स्टॉकिंग एंड इनवॉइस प्रोसेसिंग। तो ये दोनों चीज़ें, तो इसका अगर हम देखें तो 3 कॉस्ट हम टोटल एनुअल कॉस्ट में मिला देते हैं। फर्स्ट इज एनुअल परचेज कॉस्ट, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट एंड एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। परचेज और ऑर्डरिंग कॉस्ट, इन दोनों को आप एक टाइम के ऑर्डर में लगा सकते हैं। होल्डिंग कॉस्ट जो है हमारी एक वेरिएबल अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी सीधी लाइन चलती है। तो ये जो है TC इज टोटल एनुअल कॉस्ट, इट इज DC प्लस Q/2 इंटू एच प्लस D/Q इंटू एस। ये एक जनरल हमने टर्म लगाई टोटल एनुअल कॉस्ट, और इसको डिफ्रेंशिएट अगर करेंगे तो EOQ आ जाएगी हमारी √2DS ओवर H, वेयर D इज डिमांड, S is cost of placing order and H is annual holding पर यूनिट ऑफ इन्वेंट्री। पर यूनिट ऑफ इन्वेंट्री एक पीस पे निकालनी है एनुअल होल्डिंग कॉस्ट। अब ये देखिए कैसे बना, ये मैं एक बार जल्दी से इसको दिखा देता हूँ। पहली वाली P इंटू आर बनी आपकी अनचेंजिंग फिक्स्ड कॉस्ट। P इज परचेज कॉस्ट पर यूनिट एंड फोरकास्टेड मंथली। ये आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है, जो आपका पहला वाला है फिक्स्ड कॉस्ट। ये परचेजिंग की आपकी कॉस्ट है। CR/Q ये क्या चीज़ है, वेरिएबल ऑर्डर कॉस्ट। जितने भी आप ऑर्डर करते हैं तो 100 पीस करेंगे तो उसकी रेट के 10 रुपए के हिसाब से 1,000 होगा, और 1,00,000 करेंगे तो 10 लाख होगा। देन थर्ड इज PFQ/2, इट रिप्रेजेंट्स द वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट। तो इस तरह से जब इनको टोटल करेंगे तो इनको हम डिफरेंशिएट करेंगे। मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ। कैरिंग कॉस्ट इंक्रीजेस with increase order size because of large have to be maintained। कैरिंग कॉस्ट जैसी ऑर्डर का साइज बढ़ेगा तो वो ज़्यादा बढ़ेगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट डिक्लाइन विद इंक्रीज इन ऑर्डर साइज। अगर 1,00,000 का करेंगे तो पर यूनिट उसका ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, और अगर छोटे पीस का करेंगे, लेसन नंबर हो, तो उसके ऑर्डर का कॉस्ट बढ़ जाएगी। टोटल कॉस्ट हैज द बिहेवियर ऑफ बोथ, दोनों का जो है बिहेवियर टोटल कॉस्ट निकलता है। ऑन EOQ इज द डेविएटिंग पॉइंट ऑफ टोटल कॉस्ट। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।